हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब डियर? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। और हाँ डियर, पुराने लेक्चर ज़रूर देखिएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको इधर ही आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पुराने लेक्चर समझ में आएंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, तो सीधा डायरेक्टली यहाँ पर इस टॉपिक पर छलांग मत मारिएगा। नहीं समझ में आने वाला है आपको पहले बता दूँ, पिछले लेक्चर ज़रूर देखना, बिकॉज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। ओके। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरीज होती है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे ही रहा है। मोर ओवर इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों को पता है ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर प्रॉमिसर प्रॉमिसर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो प्रॉमिसर से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन डिमांड कर सकता है, वो चीज़ हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक्स है और एक वाई है, ठीक है। इन दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें एक्स जो है वो प्रॉमिसर है और जो वाई है वो एक प्रॉमिसी है, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन एक्स से यानी प्रॉमिसर से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए डिमांड कर सकता है, सवाल ये है हमारा, जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले तो वाई खुद ही एक्स को बोल सकता है कि हाँ जी आकर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिसी है वो प्रॉमिसर को कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दो मुझे। दूसरा ये है जो प्रॉमिसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो प्रॉमिसर से डिमांड कर सके, लेकिन इसमें अगेन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वही कंडीशंस हैं। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल नेचर का नहीं है तब, और दूसरी बात जो प्रॉमिसी है उसकी डेथ हो जाए तभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकता है, अदरवाइज नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन? यानी कि उसका बेटा। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में जो वाई है, वाई का बेटा एक्स से कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड सिर्फ तभी कर सकेगा अगर वाई की डेथ हो चुकी हो, ओके। अब यहाँ इसी एग्जांपल में मान लीजिए कि वाई एक डाइवोर्स्ड वुमेन है और एक्स जो है वो एक पर्सन है, ओके। और एक्स और वाई के बीच में एक प्रॉमिस होता है कि एक्स वाई को कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है। अब अगर वाई की डेथ हो जाए तो वाई का बेटा या बेटी आकर एक्स से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्स और वाई के बीच में पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर एक्स और वाई के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक्स को पैसे देने हैं वाई को, तो उस केस में वाई का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर इस एक्स से पैसे मांग सकता है और कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्टी। येस, कोई थर्ड पार्टी भी आकर कह सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कीजिए, लेकिन थर्ड पार्टी कैसे एंटर कर सकती है कि हम लोग ने तो बोला हुआ है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना हमने, जिसमें हमने बोला हुआ है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐसा एंटर नहीं कर सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो डियर, उसमें हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ी हुई है कि जब किसी को बेनिफिट मिल रहा होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में से, ठीक है, तो वो जो बेनिफिशियरी पर्सन है, वो जो थर्ड पार्टी है, वो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकती है, ठीक। तो इसका मतलब थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी हो सकती है या तो उस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी, या फिर कुछ ऐसे फैमिली अरेंजमेंट्स बने होते हैं जिसमें थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड कर सकती है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉइंट प्रॉमिसेस। अगर मान लीजिए कि एक्स है और यहाँ पर वाई एंड जेड के बीच में, इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये वाई एंड जेड जो है वो प्रॉमिसेस हैं और ये जो एक्स है वो एक प्रॉमिसर है, ओके। कौन कौन डिमांड कर सकता है जॉइंट प्रॉमिसेस के केस में? तो वाई एंड जेड दोनों इकट्ठे भी डिमांड कर सकते हैं। इन केस वाई की डेथ हो जाए तो वाई का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जेड दोनों मिलकर डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ओके। अगर यानी जेड की डेथ हो जाए तो जेड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड वाई दोनों मिलकर कर सकते हैं। एंड और ये भी हो सकता है अगर दोनों की ही डेथ हो जाए, वाई एंड जेड दोनों की डेथ हो जाए, तो दोनों के ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वाई का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जेड का भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलकर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द केस। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक टॉपिक जॉइंट लाइबिलिटीज़ एंड जॉइंट राइट्स। चलिए इस केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दोनों प्रॉमिसर्स हैं, ठीक है, और सी एंड डी दोनों प्रॉमिसेस हैं, यानी जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं हमारे पास और यहाँ पर जॉइंट प्रॉमिसेस हैं। अब प्रॉमिसर्स कोई तो काम परफॉर्म करना होता है ना, तो इसलिए
काम परफॉर्म करने की, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की लाइबिलिटी किसकी होती है? प्रोमिसर की होती है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने का राइट किसके पास होता है? प्रोमिसेस के पास होता है। ओके, सो इस केस में जो हमारी हेडिंग है, आई होप अब आपको क्लियर हो रही है, जो लाइबिलिटी है वो किसकी होगी? प्रोमिसर की। और जॉइंट का मतलब यहाँ पर जॉइंट प्रोमिसर्स की लाइबिलिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। इसी तरीके से जॉइंट राइट्स क्या है? जॉइंट राइट्स किसके होते हैं? प्रोमिसी के होते हैं। और जॉइंट राइट्स मतलब जॉइंट प्रोमिसेस के राइट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ओके, तो ये तो आपको समझ आ ही गया कि जॉइंट लाइबिलिटी किसकी होती है? जॉइंट प्रोमिसर्स की होती है। और जॉइंट राइट्स किसके होते हैं? जॉइंट प्रोमिसेस के होते हैं। अब हम जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जॉइंट राइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जॉइंट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं हमारे पास। जो सबसे पहला रूल है वो है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। इसमें क्या है? जो प्रोमिसी है वो किसी को भी कंपेल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। किस किस को कंपेल कर सकता है? या तो जॉइंट प्रोमिसर्स में से वो किसी भी एक को कंपेल कर सकता है, या उन जॉइंट प्रोमिसर्स में से दो या दो से ज़्यादा प्रोमिसर्स को कंपेल कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, मुझे पैसे दो, या जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करो। या फिर जितने भी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उन सभी को वो कंपेल कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कीजिए। ओके, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी तीन प्रोमिसर्स हैं और डी को इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये 3000 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी सी कौन हो गए? प्रोमिसर्स हो गए। और डी कौन हो गया? प्रोमिसी हो गया। अब यहाँ पर जो डी है वो ए अकेले को भी कंपेल कर सकता है कि मुझे 3000 रुपीज़ दो, या फिर ये ए और बी किन्हीं दो को भी कंपेल कर सकता है, बी और सी, या फिर ए और सी किन्हीं दो को भी डी कंपेल कर सकता है कि मुझे पैसे दो। ठीक है, या फिर ये ए, बी और सी तीनों को ही कंपेल कर सकता है कि मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दीजिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू क्लेम कंपनसेशन। हम अपनी सेम एग्जांपल को यूज़ करते हैं। मान लीजिए उसे में ए, बी और सी तीनों ने 1000 रुपीज़ मिलाकर यानी 3000 रुपीज़ टोटल डी को देना था, प्रोमिसी को देना था। और डी ने सी से पैसे मांगे और सी ने टोटल 3000 दे दिया, जबकि एक्चुअल में सी ने अकेले ने सिर्फ 3000 में से 1000 ही देना था। लेकिन सी ने पूरा का पूरा 3000 रुपीज़ दे दिया। बाकी का जो 2000 का उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा ना, वो इन दोनों से क्लेम कर सकता है अपनी कंपनसेशन। टू शेयर लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय जॉइंट प्रोमिसर्स। अब अगर जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में कोई भी जॉइंट प्रोमिसर जो है वो अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो बाकी के जो रिमेनिंग प्रोमिसर्स हैं वो उस लॉस को इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, अभी सेम एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें ए, बी और सी तीनों ने 1000 रुपीज़ मिलाकर टोटल 3000 डी को देना था। ठीक है, लेकिन सी कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, सी किसी भी कारण से इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, जिसके कारण सी पैसे नहीं दे सकता है। अब क्या होगा कि जो पैसे सी ने देने थे ना 1000 रुपीज़, उसका इक्वल रेशो में शेयर ए और बी देंगे। मतलब इन दोनों ने तो 1000 देना ही था, प्लस अब वो सी की तरफ से भी पैसे देंगे हाफ हाफ करके। तो मतलब कि ए भी 1500 रुपीज़ डी को देगा और बी भी 1500 रुपीज़ डी को देगा। और ये मतलब कि 1000 जो है जो सी ने देना था उसका इक्वल रेशो में 500 का जो लॉस था वो बी और ए के बीच में शेयर हो गया है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये था जॉइंट लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग रूल्स। बाय द वे, अगर आपको ये सारी की सारी पीपीटी की स्लाइड्स जो मैं आपको शो कर रही हूँ अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए देन आई कैन सेंड यू। उसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगी और वहाँ पर मैं आपको सारी की सारी सेंड कर दूँगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल याद रखिए तभी बनेगा अगर आप लोग मुझे कहेंगे। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल की ज़रूरत है, इन पीपीटी स्लाइड्स की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, तभी मुझे पता लगेगा, अदरवाइज़ ऐसे मुझे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस, यानी कि जॉइंट प्रोमिसेस जो होते हैं उनके पास क्या राइट्स होंगे। अगर तो सारे के सारे ज़िंदा हैं तब तो सारे के सारे डिमांड कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को। लेकिन अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी के जो जॉइंट प्रोमिसेस हैं वो सब डिमांड कर सकते हैं प्रोमिसर से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। और अगर सबके सब जॉइंट प्रोमिसेस की डेथ हो जाए किसी केस में तो सारे के सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जाते जाते गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आज का टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएगा और आपको यूज़र नेम तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे ही रहा है। प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।